गया। और साथ ही साथ वहाँ पे बहुत सारे जो सिविल सोसाइटी और एनजीओ के लोग जो हैं वो मिलते हैं। बहुत सारे लोग नहीं कहेंगे, कुछ लोग मिलते हैं वहाँ पे और कहते हैं कि ये पीपल्स कॉप है। अब एक पीपल्स कॉप जो भी थोड़े बहुत मैंने देखा 4 साल पहले जो ग्लासगो में हुआ था, उसमें यही मुझे लगा कि बोलती ज्यादा और काम कुछ भी नहीं। यानी कि आपको पता चल जाता है कि भाई इन्होंने काम किया कि नहीं। काम असल में होता क्या है कि हम जलवायु संकट का सवाल जो है भारत में या इस तरह के देशों में डायरेक्टली उठा नहीं सकते। आप हमें उठाना पड़ेगा एक जो वहाँ के मुद्दे के साथ, एक लोकल मुद्दे या रीजनल मुद्दे के साथ अगर जलवायु संकट का सवाल उठाया तो लोगों को समझ में आता है। जैसे कि वायनाड में, कि ये वायनाड का लैंडस्लाइड का प्रॉब्लम इसलिए हुआ क्योंकि हम लोग पर्यावरण के साथ खेले हैं, लोकल लेवल पे और ग्लोबल लेवल पे। मतलब अमेरिका और यूरोप में आप जलवायु संकट का इशू जो है वो तो अलग से आप उठा सकते हैं और लोग समझ सकते हैं। अब जो लोग पीपल्स कॉप में आए थे वहाँ पे, वो नारा लगा रहे थे वहाँ पे एंटी इम्पीरियलिज्म ये वो, लेकिन मुझे लगा कि उन्होंने सही सवाल कि भाई लोग जो हैं वो क्या कर सकते हैं जलवायु संकट के बारे में, इस पर ना के बराबर बातचीत हुआ वहाँ पे। न मुझे लगा कि उनके पास कोई लोकल अपने देशों में कुछ ग्राउंड लेवल स्ट्रेंथ है करके। आपको पता चल जाता है ग्राउंड लेवल स्ट्रेंथ अगर हो, किसी के पास ट्रेड यूनियन हो या फार्मर यूनियन हो या जो भी हो, आपको पता चल जाता है वहाँ से, क्योंकि वो जिक्र करते हैं कि हमने ये कोशिश किया, यहाँ फेल हुआ, यहाँ हमने सक्सीड किया। आप सिर्फ अगर एंटी इम्पीरियलिज्म और एंटी इम्पीरियलिज्म पर, एंटी कैपिटलिज्म पर अगर आप नाराबाजी करते हैं जैसे लीडर करते हैं, वहीं जैसे आप इसको नहीं सॉल्व कर सकते। तो मेरे ख्याल से अब पता नहीं, मुझे इतना मालूम है कि पीपल्स कॉप इस साल को शायद कुछ हुआ होगा, इस साल को मतलब पिछले साल नवंबर में, उसके पहले 2-3 कॉप में हुआ ही नहीं था कुछ। लेकिन मुझे लगा कि उसमें कोई खास दम नहीं रहा। अब सवाल यह है कि एक ऑल्टरनेटिव विकल्प प्लेटफॉर्म बनाएं कैसे, इस पर मेरे ख्याल से चर्चा करना पड़ेगा, काफ़ी चर्चा करना पड़ेगा। और ये सिर्फ भारत या साउथ एशिया का एक प्लेटफॉर्म नहीं, बल्कि एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा। कैसे कैसे होगा, इस पर चर्चा करना पड़ेगा। तो जितना भी वहाँ कार्बन फुटप्रिंट मैंने कैलकुलेट किया और लिख भी दिया एक आर्टिकल में कितना हुआ, ये इतना कार्बन फुटप्रिंट कॉप के लिए ज़रूरी है क्या? तो इस नतीजा मुझे लगता है कि अगर जलवायु संकट के बारे में लोगों को कुछ करना है तो साइमल्टेनियसली 2 लेवल पर काम करना बहुत ज़रूरी है। एक लोकल लेवल पे और दूसरा एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे। इसके बिना हम लोग इसको मतलब इसको हल नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि अगर कार्यक्रम लोकल लेवल पे करना है, आप कुछ भी कार्यक्रम करो, उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे। आप चाहे वो आप एक पावर प्लांट को ना करो, या आप खेजड़ी को उखाड़ के कार्यक्रम को मतलब आप उसको विरोध करो, या आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करो, या सोलर पैनल लगाओ, जो भी मतलब है ये कार्यक्रम से कि आप ये बता रहे हैं लोगों को कि हम पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन अब बनना चाहते हैं। वो सबसे मुख्य चीज़ है। ये नहीं कि जो काम आप करेंगे वो मुख्य चीज़ है। ये बताना कि मैं भी खोज में हूँ, मैं भी कुछ मतलब इसमें शामिल होना चाहता हूँ। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वहाँ पे, क्योंकि इससे बनता है डायलॉग, और सबसे मुख्य चीज़ ये है डायलॉग। वो डायलॉग आज जिस प्रकार से चलना चाहिए उस प्रकार से नहीं चल रहा है, न भारत में न कहीं और बाहर, जहाँ तक मैं जानता हूँ, कम से कम जहाँ तक मैं जानता हूँ। हाँ, जैसे कि यूरोप में एक्सार हुआ था 4 साल पहले, वो अब कुछ धीमी पड़ गया। ऐसे कई सारी चीज़ जर्मनी में भी कुछ लोग कोयले के खदान के खिलाफ हुए, वो अब धीमी हो गए, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है,
तो इस तरह के प्लेटफॉर्म बनाना बहुत ज़रूरी है, रेनबो कोएलिशन बनाना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि मतभेद होना नहीं चाहिए, मतभेद तो होंगे ही। उस मतभेद से मतलब पार करके जहाँ पे एग्रीमेंट है वहाँ पे साथ में काम करो। और छोटी मोटी चीज़ों पे अगर हम लोग ये काम नहीं करेगा वो काम नहीं करेगा तो कुछ भी काम नहीं होगा। काम करने दो लोगों को, लेकिन इतिहास बताएगी कि क्या अब ठीक से मतलब काम करेगा, ठीक से नहीं काम करेगा। हम कौन होते हैं इसका मतलब ये करने के लिए। तो सबसे मुख्य चीज़ है डायलॉग। उसके अलावा और कुछ चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं आसानी से। एक है कि भाई मज़दूर, चाहे वो किसान मज़दूर हो चाहे वो फैक्ट्री मज़दूर हो, उन पर हीट लोड कम करना। इस पर ऑलरेडी हमने एक मैनुअल बनाया और कई सारे तरीके हैं इसके लिए। हीट से बचना, क्योंकि हीट जो है वो तो गंभीर हो जाएगा और इसके वजह से कई सारे लोग मरेंगे, इसके कई हज़ारों लोग मरेंगे भारत में, भारत के बाहर, और इसकी वजह से कई सारे लोग जो हैं वो शिकार हो जाएंगे। हीट लोड कम करना, उसका टेक्नोलॉजी भी है और तरीके भी हैं। रेस्ट कैसे करना वगैरह वो सब मैनुअल में दिया हुआ है। वो ये सब अब वेबसाइट में होने वाला है। दूसरी चीज़ कि बाढ़ के लिए लोग अपने आप क्या कर सकते हैं, ये भी प्लान हमने बनाया, एक टेम्पलेट बनाया, इस्तेमाल कर लो, ट्रेन करो लोगों को। तीसरी चीज़ कि जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड सोकिंग का मैनुअल जैसे ही वो बनेगा, इस्तेमाल करो। ये काफ़ी बड़ा मूवमेंट हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं। नेट कार्बन ज़ीरो, अब कई सारे, जैसे कि 5 साल पहले मैं IIT दिल्ली में था तो उनके डायरेक्टर से बोला कि मैं नेट कार्बन ज़ीरो करो अपना कैंपस को, वो इधर देखा उधर देखा। लेकिन अब मैं सुन रहा हूँ कि IIT कानपुर कर रही है ये काम। फोर्स करो लोगों को, या तो IIT से बोलो बंद कर दो, अगर नहीं कर सकते तो बंद कर दो, IIT IIM ये सब। तो इस प्रकार के कई सारे चीज़ कर सकते हैं कि बाइसिकल लेन लगाना, लड़कियों को मुफ्त में बाइसिकल देना। कुछ स्टेट्स दे रहे हैं मुफ्त में बाइसिकल। हाँ, बाइसिकल लेन लगाना, बाइसिकल वर्कशॉप तो आसानी से सिखा सकते हैं बच्चों को कैसे बाइसिकल को मेंटेन करना। ये सब पार्टिसिपेटिव प्लानिंग करना, ये ऑलरेडी लैटिन अमेरिका में हुआ है, ब्राज़ील में हुआ है पार्टिसिपेटिव प्लानिंग। यानी कि लोकल लेवल पर अपना जो विकास है या जो भी है प्लानिंग करना, लोगों के माध्यम से प्लानिंग करना। इको रेमेडिएशन, ऑलरेडी भारत में हम लोग इस चीज़ के बारे में कर रहे हैं काम, और ख़ासकर बल्लारी में ये काम अब शुरू होने वाला है। जैसे कि वहाँ पे हज़ारों खदान हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ 14 साल पहले ऑर्डर पास किया कि जो इलीगल माइनिंग है बंद कर दो। इलीगल माइनिंग का जो आयरन ओर है कब्ज़ा कर ली, ऑक्शन कर ली और 25,000 करोड़ मिला। और ये मिला इसलिए पार्टली जो रिपोर्ट मैंने लिखा और पार्टली जो बाकी कागज़ जो लोग मतलब जो पिटिशनर इकट्ठा की। अब सवाल उठा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये रेमीडिएशन के लिए है। न सुप्रीम कोर्ट जानती, न लॉयर जानता, न पिटिशनर जानता है। तो पिटिशनर बार बार आया तो बोला कि भाई कैसे, तो मैंने बोला यार पहले EIA कराओ। लेकिन EIA अगर आप किसी यूनिवर्सिटी को और कंसल्टेंट को दोगे तो वो बिल्कुल बेकार वाला करेगा। तो उन्होंने बोला आप करेंगे, मैंने कहा नहीं करूँगा, वो तो अब करप्ट हो गया, मैं वो काम सब बंद कर दिया मैंने। तो कम से कम मैंने एक चीज़ की कि उसका टर्म्स ऑफ रेफरेंस लिखा, और टर्म्स ऑफ रेफरेंस में जो EMP का पूरा मैंने एक जेनरिक EMP बनाया 550 पॉइंट का, वो नहीं दिया क्योंकि मेरे टर्म्स ऑफ रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट के साथ वो देना नहीं था। मैंने बोला इसको आप इस्तेमाल करके एक्टिविस्टों को मैं ट्रेन करूँगा, और वो ट्रेनिंग फरवरी मार्च से शुरू होगा बल्लारी में। साथ साथ हम ये मांग कर रहे हैं कि ये अब 30,000 करोड़ जो है सुप्रीम कोर्ट के पास, आप ये लार्सन एंड टुब्रो और अडानी को मत दो, ये वहाँ के ग्राम सभा को दो इको रेस्ट्रिक्शन के लिए। अब लड़ाई शुरू हो गया वहाँ पे। 30,000 करोड़ जो है ग्राम सभा को दो और वो करेंगे काम, ये काम। उसमें एक भाग टेक्निकल है, वो टेक्निकल काम के लिए हम लोग हैं, मदद कर सकते हैं। बाकी जो है वो तो मैनुअल काम है, वो वहाँ के ग्राम सभा कर सकती है। तो आप जो भी लोकल काम करेंगे वो शुरुआत है, लेकिन उससे हम जलवायु संकट को हल मतलब उसको कम नहीं कर सकते। जब हम लोग सब जुड़ेंगे पूरे विश्व के पैमाने पर कम से कम कुछ भागों में, तभी तो हम हल कर सकते हैं। ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, इसका ग्लोबल सॉल्यूशन ही हो सकता है, इसका लोकल सॉल्यूशन हो नहीं सकता।
इस पर कम से कम मैं बहुत स्पष्ट हूँ इस चीज़ पर। अब ग्लोबल लेवल पे क्या मांग हो सकता है? ग्लोबल लेवल पे ये मांग हो सकता है कि जो विकसित देश हैं वो एक इकोलॉजिकल डेट में हैं, यानी कि उन्होंने जो खराब किया है पर्यावरण को, उसको दुरुस्त करना असल में उनका काम है। ये मांग रखना चाहिए, लेकिन ये मांग एक जगह पे रखने से कुछ फ़ायदा नहीं है, ये ग्लोबल मांग होना पड़ेगा इस चीज़ को। दूसरा ये है कि फॉसिल फ्यूल सब्सिडी, कई सारे देशों में फॉसिल फ्यूल सब्सिडी है, अमेरिका में है, भारत में है, कई सारी जगह, इसको तुरंत बंद कर दो। तीसरा है कोल बेस्ड एनर्जी जनरेशन, यानी कि कोयले का जो जनरेशन है उसको जल्द से जल्द फेज आउट करो। क्या टाइमिंग है उसका, हर देश के लिए अलग अलग हम बना सकते हैं। जैसे कि भारत में थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, नॉर्वे में 0 समय लगेगा, क्योंकि उनके पास कोई कोयले का मतलब पावर प्लांट ही नहीं है, पूरा उनका हाइड्रो है या सोलर है। तो फॉसिल फ्यूल को कम करना ही पड़ेगा, जल्द से जल्द कोयले का प्लांट जो है उसको बंद करना पड़ेगा। लेकिन नो न्यूक्लियर प्लांट्स। एक तो न्यूक्लियर और मतलब यूरेनियम और जो है वो सिर्फ 150 साल के लिए है। अब कई सारे लोग ये जानते नहीं हैं कि सिर्फ 150 साल का यूरेनियम और है। अब अगर आप लोग कहेंगे कि भाई फास्ट ब्रीडर रिएक्टर लगाएंगे, फ्यूजन रिएक्टर्स लगाएंगे वगैरह वगैरह, फ्यूजन रिएक्टर का टेक्नोलॉजी जो है वो किसी के पास नहीं है आज, क्योंकि वो जो सूरज में चलता है वो फ्यूजन रिएक्शन है। जो हाइड्रोजन है वो जब हीलियम बनता है बहुत सारे ऊर्जा निकल आता है, लेकिन वो इतने हाई टेम्परेचर पे होता है कि कोई मेटल जो है वो मतलब बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, उसको एक प्लाज्मा क्लास में डालना पड़ता है। वो प्लाज्मा क्लास तक का टेक्नोलॉजी किसी के पास नहीं है आज। एक्सपेरिमेंट करते जा रहे हैं, ठीक है, करने दो। अब फास्ट ब्रीडर रिएक्टर 2-4 देशों में बनाया और भारत अब 30 साल से बनाने का कोशिश में है, लेकिन जिन्होंने भी बनाया फास्ट ब्रीडर रिएक्टर वो उन्होंने बंद कर दिया, क्योंकि वहाँ कई सारे टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं। जैसे कि सोडियम कूलेंट इस्तेमाल करते हैं, वो सोडियम कूलेंट जो है वो मतलब जो हीट एक्सचेंजर्स में मतलब चंद दिनों में वो छेद डाल देती है और वो पूरा रेडियो एक्टिव मटीरियल जो है बाहर आ जाता है। तो हम लोग कल्पकम में 30 साल से काम कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे पास थोरियम बहुत ज़्यादा है। थोरियम जो है 40% ग्लोबल रिजर्व भारत में है, साउथ में, केरल में, तमिलनाडु में, आंध्रा में वगैरह। तो थोरियम रिएक्टर अगर आप बनाना चाहते हैं तो आपको फास्ट ब्रीडर रिएक्टर चाहिए। वो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर अब 30 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, तो कल्पकम में अब तक बनाया नहीं है उसका। खैर, तो अब दूसरी बात यह है कि आपका सोलर पैनल, और कोई पूछ रहा था हमसे सोलर पैनल का दुष्परिणाम क्या है। बटाओ करके आप, बटाओ BATOU करके आप गूगल करो और आपको पूरा कहानी निकल आएगा कि बटाव में जो सिलिका माइनिंग करते हैं वहाँ पे, वो पूरे गांव जितने भी हैं वो तो डिपॉपुलेट हो गया, क्योंकि इतना प्रदूषण हो गया वहाँ पे। न वहाँ लोग हैं, न गाय है, न भैंस है, न कुछ, इतना प्रदूषण हो गया वहाँ पे। तो कहने का मतलब ये है कि सोलर अगर बनाएंगे भी आपने, तो इसका दुष्परिणाम यह है कि पानी का प्रदूषण और मिट्टी का प्रदूषण हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि सोलर पैनल अब आपने बनाया तो भी उसको ग्रिड के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, उसके लिए आपको कॉपर की ज़रूरत है। अब चंद 40-50 साल में कॉपर का शॉर्टेज होने वाला है। किससे आप जोड़ेंगे? सोने चांदी के साथ? चांदी इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप एल्यूमिनियम को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम बैड कंडक्टर है, इतना अच्छा कंडक्टर नहीं है। और क्या, कौन सा कंडक्टर है आपके पास? तो लिमिटेशंस, टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशंस जो हैं बहुत सारे हैं इसमें। तो ये एक बात है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि ऊर्जा का खपत कम करना ही पड़ेगा। आज हमने माना नहीं, कल को तो मानना ही पड़ेगा। इसको या तो प्लान तरीके से कर सकते हैं या तो अनप्लान तरीके से होगा क्या कि उसमें इमरजेंसी सिचुएशन हो जाएगा। हाँ, तो इसके अलावा जो आपका गाड़ियाँ या डीजल पे जो पंप चलते हैं, जिसको बोलते हैं IC प्राइम मूवर्स, यानी कि इंटरनल कंबशन इंजन प्राइम मूवर्स, उसको फेज आउट करना पड़ेगा जल्द से जल्द।
फिर आपका ट्रांसपोर्ट मोड्स जो हैं वो बदलना पड़ेगा, यानी कि आपका ट्रांसपोर्ट जो है वो कोयले पर या तेल पर चलने वाला ट्रांसपोर्ट तो धीरे धीरे से कम ही हो जाएगा। इसमें लोग कहते हैं कि हाइड्रोजन इस्तेमाल। अब हाइड्रोजन नेचर में मिलता नहीं है, आपको हाइड्रोजन को बनाना पड़ता है। अगर हाइड्रोजन से एक ऊर्जा निकालना है आपको, तो उसमें 5 यूनिट ऊर्जा लगाना पड़ता है। हाँ, एक और तरीका है हाइड्रोजन बनाने का, वो ये है कि सोलर पावर को इस्तेमाल करके आप हाइड्रोजन बना सकते हैं। 5 यूनिट सोलर पावर इस्तेमाल करके आप 1 यूनिट हाइड्रोजन बना सकते हैं। लेकिन हाइड्रोजन में और एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि सबसे लाइट गैस हाइड्रोजन है, और मैंने हाइड्रोजन को खुद मतलब हैंडल किया है। वो बहुत जल्द से जल्द जो पाइप्स आप इस्तेमाल करेंगे, एक तो बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है, अनलाइक एलपीजी या प्रोपेन, क्योंकि बहुत लाइट गैस है, तो इसलिए उसका बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसलिए आपको हाइड्रोजन वाला हवाई जहाज़ तो बना ही नहीं सकते आप, ठीक है। आप रेलवे इंजन बना सकते हैं। लेकिन दूसरा एक प्रॉब्लम है हाइड्रोजन में, वो बहुत जल्द से जल्द जो पाइप आप इस्तेमाल करेंगे, वेल्डिंग करते हैं आप या फ्लैंजेस लगाते हैं, उससे लीक हो जाता है। एक बार लीक हो गया तो वो अगर आग पकड़ेगा ना, वो आग को आप आंखों से नहीं सकते, इतना मतलब कलरलेस फ्लेम होता है उसका कि मजदूर जो हैं, जहाँ लीक हुआ, इसको कहते हैं जेट फ्लेम्स, फैक्ट्रियों में वो मतलब कट हो गए, देखे नहीं फ्लेम को, दिखाई नहीं देता, फ्लेम के थ्रू चले गए, आधा हो गए, सर कट गया। तो हाइड्रोजन का कई सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, जो जब तक उसको सॉल्व नहीं करेंगे तो ये नहीं कह सकते कि हाइड्रोजन एक सेफ मटेरियल है। भोपाल में एक्चुअली एक हमारे पे और डॉक्टर जीडी अग्रवाल पे केस लगा था हाइड्रोजन के बारे में। हम लोग एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे और हाइड्रोजन बलून्स, ये भोपाल एक्सीडेंट के बाद 1985 में हम लोग हाइड्रोजन बलून छोड़े कि लैप्स रेट देखने के लिए ऊपर, और लोकल लोगों को हमने सिखाया, और हम जाने के बाद एक्सीडेंट हुआ और हम पर और डॉक्टर जीडी अग्रवाल पे केस लग गया। हालांकि पुलिस ने बाद में बोला कि ठीक है, जाने दो, क्योंकि उसमें किसी को मतलब चोट नहीं लगा, कुछ नहीं, लेकिन केस तो लगा। तो हाइड्रोजन इतना आसान सब्सटेंस नहीं है हैंडल करने में। अब कई सारे और चीज़ कर सकते हैं, जैसे कि एक मांग जो हम कर सकते हैं, ये मांग ये है कि हर कंपनी और हर ऑर्गेनाइजेशन, सिर्फ कंपनी नहीं बल्कि इंक्लूडिंग सरकारी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, हर साल जैसे आप फाइनेंशियल ऑडिट करते हैं वैसे आप कार्बन और एनर्जी ऑडिट कराओ, और हर साल आपको एनर्जी और कार्बन एमिशन जो है उसको 5% कम करो। ये मांग तो ज़रूर लोग कर सकते हैं, इंक्लूडिंग एनजीओ, इंक्लूडिंग सरकारी डिपार्टमेंट्स वगैरह वगैरह वगैरह, ये हो सकता है। जो फोर्स्ड लैंड एक्विजिशन होता है उसको बंद कर दो। पानी का प्राइवेटाइजेशन बंद कर दो जो हो रहा है। मुख्य चीज़ एक जिस पर परसों मैं मीटिंग में जा रहा हूँ, वो मीटिंग आज शुरू हुआ वायनाड में, कि वेस्टर्न घाट को, जंगलों को बचाओ, जैसे है वैसे कम से कम बचाओ उसको। अगर आपने दुरुस्त नहीं किया तो भी चलेगा, लेकिन बचाओ उसको। और आज एक मीटिंग शुरू हुआ वायनाड में, जो परसों रहूँगा मैं, वो वेस्टर्न घाट पर है कि वेस्टर्न घाट को कैसे बचाना, उसको मतलब इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया का मतलब ये देना। और माधव गाडगिल का रिपोर्ट जो रिजेक्ट हुआ हर जगह पॉलिटिकल कारण के वजह से, उसको फिर दोबारा नारा लगाना कि माधव गाडगिल का रिपोर्ट को आप लागू करो। यहाँ पे एक शुरुआत है, क्योंकि जंगलों में सबसे ज़्यादा कार्बन का सोकिंग होता है विश्व के पैमाने पे। तो अब जो जंगल है उसको बचाना बहुत ज़रूरी है। हाँ, बस बहुत ज़्यादा मैंने बोल लिया, और मेरे ख्याल से इसको ऑब्जर्व करना और इस पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।